इस वीडियो में मैं बात करूंगा ईडिमा पे। ईडिमा का लफ्जी मतलब है जिस्म के किसी हिस्से में पानी जमा हो जाना। सूजन वाली जगह पे उंगली से दबाव डालने पे एक डेंट बन जाता है, छोटा सा गड्ढा बन जाता है। गड्ढे को इंग्लिश में पिट कहते हैं, इसलिए इसे पिटिंग ईडिमा कहा जाता है। अगर आप खुद कभी इसे गूगल पे सर्च करें तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि लिवर का मसला, किडनीज का मसला है, या दिल का मसला है, या शायद आप ज्यादा सोडियम इंटेक कर रहे हैं, ज्यादा नमक खा रहे हैं, ये इसलिए हो रहा है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। इसकी एक और वजह है जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा, और ये वजह बहुत आम है। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इन बातों पे अमल करें जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप बहुत जल्दी इस मसले से छुटकारा हासिल कर लेंगे, और बिना किसी मेडिसिन के, बगैर किसी ब्लड थिनर या डायरेटिक के, इस जमा हुए पानी को आप जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं। अब जब ये पानी जमा होता है पाँव में या टखनों में, तो ये मसला सेल्स से आ रहा होता है। छोटे छोटे पंप्स होते हैं सेल्स के अंदर जो काम करना बंद कर देते हैं। पूरी बॉडी में लाखों की तादाद में ये छोटे छोटे पंप्स मौजूद होते हैं जो पानी को सेल्स के अंदर और बाहर ले जाने में मदद कर रहे होते हैं। इनकी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। इसमें जो पंप खराब हो जाता है, सही काम नहीं कर रहा होता है, इसे सोडियम पोटासियम पंप कहते हैं। अगर ये पंप खराब हो जाए तो पानी खड़ा हो जाएगा, तो सेल्स के बाहर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, लेकिन ये सेल्स के अंदर नहीं जा पाता। इस कंडीशन को इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं। अब असल में ये मसला हाई ब्लड शुगर से आ रहा है। ये पानी यहाँ इसलिए जमा हो रहा है क्योंकि खून में शुगर ज्यादा हो गई। ये शुगर खून में मौजूद प्रोटीन हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है, और ये मसला यहाँ से शुरू होता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकेशन कहते हैं। HbA1c शुगर के लिए जो टेस्ट किया जाता है, इसमें भी यही देखा जाता है कि पिछले 3 माह में कितनी शुगर इस प्रोटीन के साथ जुड़ी है। इस मिकदार को देखा जाता है। इसमें 3 महीने का एक एवरेज नंबर मिल जाता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स जिनमें ये प्रोटीन होती है, ये तकरीबन 3 महीने तक जिंदा रहते हैं। अब इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ये प्रोटीन जब शुगर के साथ जुड़ जाती है तो ये तब तक आपस में चिपके रहते हैं जब तक कि ये रेड ब्लड सेल जिंदा। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। तो जब आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो ज्यादा शुगर इस प्रोटीन से चिपकती है। नुकसान इसका ये होता है कि अब ये प्रोटीन इस मिलाप की वजह से अपना असल काम नहीं कर पाती। इसे कहते हैं प्रोटीन ग्लाइकेटेड हो गई है, अपना फंक्शन लूज कर देती है, जिसकी वजह से अब ये रेड ब्लड सेल्स नाकारा हो जाते हैं। ये न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक नहीं पहुंचा पाते, और यही इनका काम है। ये प्रोटीन्स खून की रवानी में भी रुकावट बनती, ये ब्लड सर्कुलेशन को भी ब्लॉक करने लगती, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है, और इसका नतीजा ये होता है कि खून जमना शुरू हो जाता है, और ये खास तौर पे जिस्म के निचले हिस्से में होता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। इस अमल की वजह से खून की नालियों की अंदरूनी परत भी खराब होने लगती है, कमजोर हो जाती है, इसमें लीकेज शुरू हो जाती है। अब जो खून में मौजूद फ्लूइड होता है, जो पानी होता है, ये अब बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और दूसरी तरफ सोडियम पोटासियम पंप भी खराब है, तो ये पानी यहाँ जमा होना शुरू हो जाता है। ज्यादा शुगर एक और मसला पैदा कर सकती है, इसे कहते हैं सोडियम रिटेंशन। बॉडी सोडियम होल्ड करने लगती है, और जहां सोडियम जाता है वहां पानी जाता है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शुगर पोटासियम को ब्लॉक कर देती है, और अगर लंबे अरसे तक ऐसा चलता रहे तो इससे आपके पाँव के तलवे में मौजूद नर्व्स भी मुतासिर होती हैं, जिससे नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन पैदा होती है। पाँव सुन्न हो जाते हैं कभी कभार, और सुइयां चुभने का एहसास होता है। इस कंडीशन को पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। ये मसला उन लोगों में कॉमन है जिन्हें शुगर की बीमारी है, लेकिन ये सिर्फ इन्हीं तक महदूद नहीं है। ऐसे लोग जो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं, प्री डायबिटिक्स, या वो लोग जो बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं डायबिटीज की, इनमें भी फ्लूइड रिटेंशन का मसला आम है। इस मसले को सही करने के लिए एक बहुत ही अहम विटामिन है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन 2 ऐसे मिनरल्स हैं जिन्हें आप राइट अवे अपने नेक्स्ट खाने से ले सकते हैं। जिनमें एक तो ऑब्वियस है पोटासियम। रोजाना तकरीबन 4700 मिलीग्राम पोटासियम एक आम इंसान को चाहिए होता है। पोटासियम के साथ मसला यह है कि इसके मिकदार को पूरा करना आसान नहीं है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले सकते हैं कि एक केले में तकरीबन 150 से 200 मिलीग्राम पोटासियम होता है। अब अगर आप हिसाब करें तो सिर्फ रोजाना का जो जरूरी पोटासियम है, इसे हासिल करने के लिए तकरीबन 30 केले खाने पड़ेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, और केलों में शुगर भी काफी ज्यादा है। तो ज्यादा पोटासियम हासिल करने के लिए केले की बजाय ये बेहतर होगा कि आप ऐसे फल और फ्रूट्स खाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो और पोटासियम भी अच्छी मिकदार में मौजूद हो, जो ब्लड शुगर को ना बढ़ाएं। इनमें अमरूद, अनार, पालक, टमाटर, गोभी, गाजर और खीरा, तरबूज और खरबूजा भी थोड़ी मिकदार में आप खा सकते हैं। इन सब चीजों से आप एक अच्छी मिकदार में पोटासियम ले सकते हैं। अब दूसरा मिनरल जो आपको चाहिए वो है मैग्नीशियम। ये जिस्म में तवानाई के लिए बहुत अहम है। एनर्जी की जो करेंसी है बॉडी की, इसे एटीपी कहते हैं। मैग्नीशियम के बगैर एटीपी काम नहीं कर पाता, ये इसकी एक्टिवेशन के लिए जरूरी है। मतलब ये वो चीज है जो जिस्म को तवानाई देती है, और मैग्नीशियम इसमें मदद करता है। अगर बॉडी में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो आपको पट्ठों में दर्द, क्रैम्प्स और कमजोरी महसूस होगी। मैग्नीशियम
हासिल करने के लिए आप पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और हरी पत्तों वाली सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन पोटासियम की तरह आपको मैग्नीशियम की ज्यादा मिकदार नहीं चाहिए होती। सिर्फ 420 मिलीग्राम मैग्नीशियम बॉडी को रोजाना चाहिए होता है। अब वो जरूरी विटामिन जिसकी कमी की वजह से सोडियम पोटासियम पंप खराब हुआ है वो है विटामिन B1। मैं आपको इसकी अहमियत कुछ बायोकेमिकल चार्ट्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ ये बायोकेमिस्ट्री देख सकते हैं। जब आप शुगर खाते हैं तो बॉडी इस शुगर मॉलिक्यूल को पहले ग्लूकोज में तब्दील करती है। इस ग्लूकोज को फिर ATP या एनर्जी में तब्दील किया जाता है और इस एनर्जी को फिर बॉडी इस्तेमाल करती है। लेकिन इस स्टेप तक ले जाने के लिए एक एंजाइम जिसका नाम है ट्रांसकीटोलेज, इस एंजाइम को विटामिन B1 की जरूरत होती है। तो अगर आपके पास ये काफी नहीं है बॉडी में तो आप इस शुगर को एनर्जी में तब्दील नहीं कर पाएंगे। तो असल में B1 की जरूरत आपको कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में होती है। ये इस एक्स्ट्रा शुगर से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, नुकसान से बचाता है। और जब मैं यहाँ प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ ग्लाइकेशन से बचने की बात कर रहा हूँ, यानी इस शुगर को खून की प्रोटीन से चिपकने से रोकना। B1 इन दोनों को अलग अलग रखता है ताकि आपके रेड ब्लड सेल्स खराब ना हो, खून की रवानी सही रहे, क्योंकि अगर ये अमल एक दफा हो जाए तो ये परमानेंट होता है, इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता जब तक कि रेड ब्लड सेल्स जिंदा। तो मैग्नीशियम, पोटासियम और B1 इन सूजे हुए टखनों का सोल्यूशन है। लेकिन आपको अपनी डाइट से शुगर को भी निकालना होगा, क्योंकि जैसे ही आप रिफाइंड शुगर दोबारा खाना शुरू करेंगे तो पता क्या होगा, ये स्वेलिंग दोबारा वापस आ जाएगी। अब सवाल ये है कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट्स ना खाऊं तो फिर मैं क्या खाऊं? ये जानने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि मेरे चैनल पे मौजूद दूसरी वीडियोस देखें, इन्फॉर्मेशन लें, अप्लाई करें और फिर अपना रिजल्ट कमेंट सेक्शन में भी जरूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।